हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ये बेसिक सेकेंड ईयर के फिजिकल केमिस्ट्री पेपर थर्ड और यूनिट नंबर 1 के लास्ट क्लास में लगभग होने वाला है। इस आज के क्लास के बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। तो ज़रा देखें, मैं पिछले क्लास में आपको सारा डेफिनेशन बताया था, बहुत विभिन्न प्रकार के एंथैल्पी का परिभाषा। अब एक न्यूमेरिकल तैयार किए हैं उस पर, वो ये है कि हिंदी में लिखे हैं यदि बेंजीन, कार्बन व हाइड्रोजन की दहन उष्माएं क्रमशः 754.3, 94.3 और 68.3 किलो कैलोरी पर मोल हो तो बेंजीन की संवहन उष्मा ज्ञात कीजिए। इन इंग्लिश, फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इफ द heat of combustion of benzene, carbon and hydrogen are 754.3, 94.3 and 68.3 respectively। देखिए बेंजीन, अब क्या करें इस सिचुएशन में ये है कि हमारे पास तीन है, बेंजीन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। सबसे पहले जो दिया है और क्या निकालना है, उनके लिए पर्टिकुलर इक्वेशन बनाने आना चाहिए, है ना। उसके लिए आपको पुराना जो डेफिनेशन बताया गया है उस डेफिनेशन को यूज़ करना है। किस पर्पस के लिए? इक्वेशन बनाने के लिए। जरा देखिए, हमारे पास है सबसे पहले दहन उष्माएं, हाँ, हीट ऑफ कंबशन किसका? बेंजीन का है, कार्बन का है और हाइड्रोजन का है। तो जरा देखिए, मैं दहन समीकरण लिखना सिखाता हूँ, या लिखना तो सिखा ही चुके हैं पीछे, उसी को यूज़ करते हैं। बेंजीन का अगर दहन समीकरण लिखें तो C6H6 प्लस O2 ऐसा है। अब इसको पूरा कंबशन कराइए, कंप्लीट कंबशन, तो क्या हो जाएगा कि 6CO2, है ना, 6CO2 प्लस यहाँ से देखो 6 हाइड्रोजन है, 3H2O और प्लस निकलेगा यहाँ पर एनर्जी। तो वो जो एनर्जी निकला वो कितना होगा? अगर मैं प्लस करके लिखूंगा तो इसको ऐसे दिखाऊंगा, लेकिन अगर एंथैल्पी के सेंस में लिखूंगा तो डेल्टा H ऐसा दिखाऊंगा, -754.3 किलो कैलोरी पर मोल। बट ये समझना होगा कि इसको लिखते वक्त बैलेंस जब करेंगे इक्वेशन को, तो इक्वेशन का बैलेंसिंग कैसा होना चाहिए। मैं यहाँ अगर क्लियरली बताऊँ तो ये जो हीट ऑफ कंबशन है वो किसका है? वो है बेंजीन का। और बेंजीन का हीट ऑफ कंबशन है तो बेंजीन के लिए देखो मैंने प्रति मोल लगा दिया है, पर मोल लगाया है, तो इसका यहाँ पर संख्या एक ही रहे, ऐसा बैलेंस करिए। संख्या यहाँ पर क्या रहे? एक ही रहे, है ना, ताकि यहाँ पर मोल शब्द का मतलब क्लियर हो। तो आप जब भी बैलेंस करेंगे पर मोल यहाँ एक ही रखना, ताकि वो पर मोल ही एक तरह से बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिकली वो पर मोल सेट हो जाए, है ना। फिर आपको कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो देखिए भाई, ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं है तो करें 6 2 12, 12 और 3 15 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं इसको 15/2 करूँ तो ये कट के 15 हो जाएगा, है ना। अब इसको भले फ्रैक्शन में बैलेंस करना पड़ा, लेकिन मैंने क्यों इसको फ्रैक्शन में बैलेंस किया? ताकि ये 1 हो जाए, नहीं तो फिर इसको बैलेंस करने, इसको अगर 1 फुल डिजिट करता तो यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता, फिर पर मोल मेरा बोलना सही नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ से लेकिन बैलेंस हमेशा ऐसे ही किया करें। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, किसका हीट ऑफ कंबशन दिया है? कार्बन का, तो कार्बन प्लस O2 और ये मिल गया हमको C कंप्लीट कंबशन से CO2। और फिर यहाँ से डेल्टा H के बारे में मैं बात करूँ तो डेल्टा H इक्वल्स टू, देखिए यहाँ जो दिया वो वैल्यू 94 अब ये सब हीट ऑफ कंबशन है तो माइनस में होगा, माइनस इसलिए कि रिलीज हो रहा है ना। दो तरीका है कैलकुलेट करते वक्त, अगर साइन को इग्नोर भी कर दो और केवल डिजिट को कैलकुलेट करके चलेगा, लेकिन लिखते वक्त मैं दिखा रहा हूँ, है ना, क्योंकि वो क्या है, साइन के कारण ना मैथ्स वाले तो ठीक कर लेते हैं, बायो वाले लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं भी सरल तरीका बताऊंगा साइन की गलती को ना दोहराते हुए। देखें, एक हाइड्रोजन का है, तीसरा इक्वेशन में हम हाइड्रोजन को एक तरह से ऑक्सीडाइज करा रहे हैं या बर्न करा रहे हैं, कंप्लीट बर्निंग, है ना। तो यहाँ ये तो बैलेंस है, इसको देख लेते हैं। तो इसका क्या बनना था? वाटर, ये देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन का दिया है, इसलिए हाइड्रोजन का ऊपर रखते हुए इधर हम हाफ करेंगे। जो टारगेटेड है, जिसका हमको निकालना है, उसको हमेशा एक रख के बैलेंस करें, ताकि ये पर मोल वैल्यू ही हमको प्रेडिक्ट हो। यहाँ देखो
डेल्टा एच कितना दिया 68, ये भी माइनस में रहेगा 68.3 सेम यूनिट है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या निकालना है वो देखना है। ये सब गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना ये है, या वी हैव टू फाइंड, यहाँ फाइंड वाले को यहाँ लिख देता हूँ, वी हैव टू फाइंड, है ना, वी हैव टू फाइंड, हमको ज्ञात करना है, उसको पहले लिख देता हूँ। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, यही लिख देते हैं, शुरुआत में लिख देते ज़्यादा अच्छा है। क्या निकालना है, बेंजीन का संभव ऊष्मा। बेंजीन का संभव ऊष्मा कैसा होता है भाई, देखो कार्बन 6 चाहिए, हाइड्रोजन भी 6 चाहिए, तो H2 होता है एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो यहाँ 3H2 ऐसे, और यहाँ देखो C6H6, एक मोल भी बनाना है ना, बैलेंस ऐसा रखना कि एक मोल बेंजीन बनाए, तो एक मोल बेंजीन बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन और 6 कार्बन ऐसा चाहिए होता है। तो ये समीकरण, इसको हम लोग एक बोल देते हैं, या हाँ चलो एक बोल देते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर बोलते हैं, चलेगा, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ से देखिए कि इस समीकरण में यहाँ 2, 3 और 4 हमने ऐसा रखा है, ठीक है भाई। फिर ध्यान देना कि 2, 3 और 4, अब उपाय समझना है। हमारा टारगेट है, क्वेश्चन हमको यहाँ से पूछा है कि इस प्रोसेस में कितना हीट ऑफ रिएक्शन होगा, वही हमारा आंसर है, वही संपूर्ण ऊष्मा कहलाएगा, बेंजीन के बनने की ऊष्मा, क्योंकि ये रिएक्शन बेंजीन बना रहा है ना, बेंजीन बना रहा है, और इस रिएक्शन में हमको ऊष्मा परिवर्तन अगर हम निकाल दिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हम अगर डेल्टा एच का वैल्यू निकाल लेते हैं तो वही क्या है, वही हमारा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन दिया क्या था, दिया था दहन ऊष्मा संभव, एक तरह से हीट ऑफ कंबशन। तो कैसे करें, क्या उपाय है इसका, तो जरा देखें, मैं तरीका बताता हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं है। वैल्यू को अभी फिलहाल भूल जाओ, क्या वैल्यू दिया अभी इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। अब करना क्या है, आप ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं उसको थोड़ा सोचते हैं। आपको करना ये है कि वैल्यू को 2 मिनट तक भूल जाए, रिएक्शंस को ऑब्जर्व करें। पहले ये देखिए, मैं टारगेट बता रहा हूँ एक लाइन में, देखिए करना क्या होता है, दिए हुए रिएक्शंस को ऐसे अरेंज करो, जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, किसी संख्या से गुणा करने की जरूरत पड़े तो उस संख्या से गुणा करो, लेकिन इस दिए हुए रिएक्शन को ऐसा कुछ व्यवस्था बनाओ कि ये जो निकालना है जिस इक्वेशन को, उस इक्वेशन में बदल जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिए हुए को चेंज करना है, इसको इक्वेशन को लाना है, लेकिन इससे लाना है, हाँ। तो 6 कार्बन चाहिए, यहाँ देखो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को अगर इक्वेशन नंबर 3 ब्रैकेट में लाना हूँ, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 6 कार्बन हो जाएगा। फिर देखो इक्वेशन हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, अब इसको मैं यहाँ 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना, 3 इंटू इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, ठीक है। अगर इसमें डाउट होता है तो रोमन कर लो, रोमन डिजिट में कर लोगे तो क्या है, याद रहेगा कि कौन सा इक्वेशन का नंबर है और कौन सा किसका। ये देखो इक्वेशन नंबर 3 को हम किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 6 से, और इक्वेशन नंबर 4 को किससे मल्टीप्लाई किए हैं, 3 से। क्यों किए, क्योंकि इतना ही हाइड्रोजन चाहिए था। अच्छा, बनना क्या है, आप इन दोनों को प्लस है बीच में, तो इन दोनों को प्लस करो, फिर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू देखो, अब हमको करना क्या है, अब ये वाले इक्वेशन में बेंजीन है, हमको राइट में बेंजीन चाहिए, तो यहाँ लेफ्ट में है, तो जिसको साइड बदलना हो, लेफ्ट से राइट पहुंचाना है, तो प्लस मत करो, वहां पर क्या करो, माइनस करो। कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, एक ही चाहिए और एक ही है, गुणा करने की जरूरत नहीं, लेकिन लेफ्ट के बजाय हमको कहाँ चाहिए, राइट में, तो राइट में चलिए, तो क्या कर दीजिए भाई, इसको माइनस कर दीजिए, ऐसा। अभी मैंने करके देखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको एक बार चेक करूँगा, थोड़ा स्पेस कम हो गया है, अब ऑपरेशन समझ में आ गया है। अभी आप लोग नोट कर लें, थोड़ा देर समझ देता हूँ आपको, मैं इसको मिटा के फिर से इसी में ख़त्म करूँगा। ऑपरेशन यहाँ तक हो गया, अभी इसको पहले कंफर्म कर लूँ, या चलो यहाँ थोड़ा सा जगह है, यहाँ करके देख लेते हैं, छोटा छोटा लिख लेता हूँ, है ना। देखें इक्वेशन नंबर 3 को 6 से 6CO 6C 6O2 और 6CO हो गया। फिर इक्वेशन नंबर 3 को 4 को 3 से 3H2 प्लस यहाँ से 3/2 O2 आगे 3H2O, और फिर उसके बाद इसको माइनस करना है, एज इट इज, कुछ करना नहीं है, ये प्लस में है
और ये माइनस में, C6H6 प्लस 15/O2 आगे 6CO2 और 3H2। ध्यान रहे ये हम इसको क्या किया, माइनस किए हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हिसाब किताब करिए, जो कट रहा है बिल्कुल काट दो। ये देखो 15/2, देखो लिखने में गलत हुआ है, 15/2 O2, ये 6 और 3/2 को अगर गणितीय रूप से जोड़ोगे 6 और 3/2 को, तो इसका मतलब 15/2 होता है। और साइन यहाँ बदल चुका है ना, ये माइनस हो चुका है, सब ये माइनस करना है। तो देखो जरा वापस बात करता हूँ, ऑक्सीजन 6 + 3/2 कर लेना गणित में अलग से, है ना, ये बाय वाले भी कर सकते हैं। 6 + 3/2 करोगे तो 15/2 होता है, और ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में, तो पूरा प्लस वाला ऑक्सीजन माइनस वाले से कैंसिल हो जाएगा। 6CO2 देखो प्लस में है और 6CO2 माइनस में, 3H2 प्लस में है, 3H2 माइनस में। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इसका आंसर क्या हो रहा है उसको देखो, 6C प्लस 3H2 और आगे ये, अब ये देखो माइनस है, इस साइड रखोगे तो माइनस, उस साइड रखोगे तो प्लस, तो उसका साइड बदल दो, तो C6H6 होता है। और ये क्या इक्वेशन नंबर 1 है, बिल्कुल इक्वेशन नंबर 1 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑपरेशन सही है। तो अब क्या करें, अब सेम, इसलिए सेम ऑपरेशन वैल्यू के साथ करिए। क्या क्या वैल्यू में बताना जरा, 3 का वैल्यू क्या है, 3 का वैल्यू, अब देखो साइन से बचने के लिए आपको पता है संभवन उष्मा माइनस में ही आना है, जितना भी एंथैल्पी यहाँ पर दिया है, दहन उष्मा, हीट ऑफ कंबशन, सब माइनस होना है। तो आखिर में माइनस आना है, तो ये नोन है, तो आप ना साइन का झंझट खत्म करो, सीधा क्या करो, डिजिट को 94.3 × 6 प्लस इक्वेशन 4 का वैल्यू क्या है, 68.3 × 3 माइनस इक्वेशन 2 का वैल्यू क्या है, 754। ये और जो भी आंसर आएगा उसमें हम रिलीज एनर्जी करके, आप माइनस लगाना चाहो लगा देना, वही इसका आंसर होगा। अब इसको पूरा भाग कर लेना, ठीक है। इसका आंसर जो बुक में दिया है वो बता देता हूँ। इसमें दिया हुआ है व्यंजन का समूह उष्मा 171 कुछ दिया हुआ है, 171, एक बार चेक कर लेना है, मैं एकदम श्योर नहीं रहता बुक के कैलकुलेशन में, आप खुद चेक करेंगे। हो गया कैलकुलेशन, क्लियर हुआ क्या? तो यही इसका सॉल्यूशन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं, ठीक है, नो डाउट। ये आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ, CH4 की संभवन उष्मा निकालिए, फाइंड द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इफ, यदि दिया है गैस कार्बन का दहन उष्मा, हाइड्रोजन का दहन उष्मा, मीथेन का दहन उष्मा, सब बैलेंस करके दिया हूँ मैं, ज़्यादा तकलीफ नहीं दिया हूँ, और मीथेन का ही आपको संभवन उष्मा निकालना है। ये पूरा का पूरा आपका वर्क रहेगा, ठीक है। इसको एज होमवर्क करिए और आंसर निकाल के आप कॉपी में नोट करिए, ठीक है। आंसर भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अभी आंसर भी नहीं बता रहा हूँ, या चलो आंसर लिखना है तो लिख ले रहा हूँ मैं, आंसर वही हम बता देता हूँ, 21.8 है ना, इसका जो आंसर है 21.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। वो रिलीज है तो फिर माइनस में रहेगा फिर, लेकिन अभी मैं तो बोल रहा हूँ साइन को हटा के आप वैल्यू ले लेके काम किया करें, फिर साइन को प्लस करना माइनस करना झंझट खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, नोट करें और उसको सॉल्व करें, आंसर आएगा। देखिए हेडिंग लिखा हूँ किरचॉफ इक्वेशन, और ब्रेक डाउन लिखा हूँ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एंथैल्पी। तो हिंदी में क्या लिखा है, किरचॉफ समीकरण और एंथैल्पी का ताप पर निर्भरता। समझें, एंथैल्पी के बारे में हम बहुत बात किए हैं, और एंथैल्पी ही पूरा थर्मोडायनामिक्स में बार बार यूज़ हुआ है, थर्मोकेमिस्ट्री में यूज़ हुआ है, सब जगह। तो एंथैल्पी एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, लेकिन ये समझ में आता है कभी कोई बोलता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एंथैल्पी ये है, तो बताइए 40 डिग्री पर कितना है। तो उस समय हमको ताप पर निर्भरता का नॉलेज होना जरूरी है, ताकि हम एक ताप पर पता हो तो दूसरे ताप पर निकाल सकें। इसी को बोलते हैं एंथैल्पी का ताप पर निर्भरता, ठीक है। अब अगर आप एंथैल्पी की परिभाषा आप देखोगे, एंथैल्पी,
तो एंथैल्पी का कैलकुलेशन ना बिना सीपी के कैलकुलेशन के संभव नहीं है। हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं ऊष्माधारिता। तो यहाँ से मैं बोलता हूँ कि एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इक्वल्स टू हम जानते हैं पहले से एन सी पी और डी टी, ये हमको पहले से पता है एंथैल्पी, ठीक है। और इसका जो बाउंडेशन क्या है, यहाँ अगर थोड़ा सा डिटेल ले जाए तो एन सी पी भी होता है और डी टी में मैं T2 माइनस T1 रख सकता हूँ ऐसा। तो ये ताप पर निर्भरता हो गया है, हाँ, डेल्टा एच इस तरह से। अब दूसरा सेंस है कि मान लो इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिखता हूँ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा, ये डेल एच यहाँ स्मॉल डेल कर देता हूँ ताकि यहाँ से यहाँ डेल को मैच कर सकूँ। ये देखिए डेल्टा एच इक्वल्स टू क्या, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू गुणन तो लगभग वो सी पी के बराबर है। एन को 1 मान लिया है ना, यहाँ पर एन इक्वल्स टू 1 मान लिया, तो ये सी पी के बराबर है। यही तो हीट कैपेसिटी का परिभाषा था क्या, कि कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज इज सीपी। ये हम पहले सीपी का जब डेफिनेशन दिए थे वो तो यही था, ठीक है। कहने का अब मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ऐसा अरेंजमेंट चाह रहे हैं, है ना, अगर आप ऐसा अरेंजमेंट चाह रहे हैं तो फिर आपको सीपी को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। मैं दूसरे शब्दों में बोलता हूँ कि पहले तो ये फॉर्मूला से क्या क्लियर हो रहा है वो समझ लो कि एंथैल्पी का मान ताप के डिफरेंस पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब ताप बढ़ाने घटाने से एंथैल्पी का मान बदल सकता है। अब लेकिन ये तो खैर चलो ठीक है, इतने से कितना गया एक फिक्स टेम्परेचर मान लो, लेकिन यहाँ देखो हमको एंथैल्पी पर ताप की निर्भरता कैसे बात करना है। तो यहाँ देखिए एंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज एक्चुअल में किस पर सीपी के इक्वल होता है। और दूसरे शब्दों में अब देखिए थोड़ा बदल रहा हूँ, डेल्टा एच है ना, इसमें डेल्टा एच में और स्मॉल चेंज अपॉन डेल टी, और कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है पी, और यहाँ पर आगे बात करो तो आगे है डेल्टा सी पी। समझे इस बात को, भाई इधर डेल्टा लगा तो उधर डेल्टा लगा दो। तो ये जो इक्वेशन आया ये क्या है, यही तो किरचॉफ इक्वेशन है, यही तो किरचॉफ इक्वेशन है। क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी पर टेम्परेचर की निर्भरता एक्चुअल में सीपी डिसाइड करता है, डेल्टा सीपी डिसाइड करता है। और डेल्टा सीपी कैसे क्या होता है, तो डेल्टा सीपी का देखना, डेल्टा सीपी को हम और कैसे दिखाते हैं, डेल्टा सीपी के लिए फॉर्म वो देखना रिलेशन, डेल्टा ए कांस्टेंट है एक्चुअल में, डेल्टा ए देखना ध्यान देना भाई, डेल्टा ए और मैं लिख रहा हूँ उसी में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ब्रैकेट में T2 माइनस T1 है ना, प्लस डेल्टा डी डेल्टा सी ब्रैकेट में T2 माइनस T1 का पावर 2, ऐसे करके प्लस डेल्टा डी ब्रैकेट में T2 माइनस T1 पावर 3, इस तरह से कंटिन्यू चलते जाता है, ठीक है, ये कंटिन्यू चलते जाएगा। और ये गलत कर रहा हूँ, इसको हम लोग पावर यहाँ ना लगा के यहाँ लगाएंगे, स्क्वायर और क्यूब लगाना है तो यहाँ टी का क्यूब, इस तरह से। तो आप ये देखना इस सिचुएशन में जब हम ऐसा लिखते हैं तो ये ये एक्चुअल में ये एक तरह से लंबा इक्वेशन है ना, पॉलिनोमियल टाइप का, ये बड़ा सीरीज वाली इक्वेशन, इसमें डेरिवेशन का और लगा सकते हैं, ये सब कांस्टेंट है, ए बी सी डी ये कांस्टेंट है। तो कैसे निर्भर करता है वो उसको दिखाया गया है, टेम्परेचर डिपेंडेंस को। तो आप किरचॉफ इक्वेशन में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बहुत कोई थ्योरी पार्ट नहीं है या बहुत हैवी पार्ट नहीं है, बस 2 लाइन का स्टेटमेंट लिखना है और 2 लाइन का ये लिखना है ना। मैं वापस अब सिस्टमेटिक कर देता हूँ बोलते वक्त, क्या कि भिन्न भिन्न ताप पर एंथैल्पी का मान भिन्न भिन्न होता है। मैं वापस बोल रहा हूँ, समझेंगे, भिन्न भिन्न ताप पर एंथैल्पी का मान भिन्न भिन्न होता है और एंथैल्पी का ताप के सापेक्ष परिवर्तन सीपी से डिसाइड होता है, सीपी से निर्धारित होता है। अर्थात एंथैल्पी का परिवर्तन ताप के सापेक्ष सीपी में परिवर्तन के बराबर होता है। सीपी क्या है, स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, इस पर निर्भर करता है। और सीपी कैसे टेम्परेचर के साथ वेरी करता है वो नीचे दिखा दिया गया है। तो इसी दोनों को मिला दिया जाए तो यही क्या है,
किरचॉफ समीकरण है। तो आपको कुछ और नहीं करना है, यही किरचॉफ समीकरण है बोल दीजिए, और इससे हम ताप पर Cp की निर्भरता और Cp पर डेल्टा H की निर्भरता दर्शाते हैं, ताप के सापेक्ष। बस खत्म हो गया, कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ है ना। इंग्लिश में अगर बोलना चाहे कोई इंग्लिश में, तो मैं ये बोल दूँ कि at different temperature enthalpy will be different. At different temperature enthalpy will be different, and enthalpy change with respect to temperature is actually the change in Cp, and Cp change can be described by this type series equation, and by the combination of these two we can explain the effect of temperature on the Cp and further डेल्टा H। हाँ काफ़ी है, अब इतना लिख दिए, अब ये दिखा दिए, हो गया 2 नंबर का सवाल और एक इफेक्ट हो। सिमिलरली यहाँ ध्यान रखें, बुक में ये भी दिया हुआ है, हालांकि ये इससे बाहर है पर फिर भी लिख देता हूँ। सिमिलरली आप इसी प्रकार इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसको, डेल्टा U इक्वल्स टू NCV/dt होता है, मतलब हम इस पर इंटरनल एनर्जी पर भी प्रभाव दिखा सकते हैं ताप का भी, बिल्कुल इसी तरीके से। बाकी आप आगे समझते हैं, समझदार है, कर लेंगे। तो ये पूरी तरह जो सेकंड यूनिट है वो फर्स्ट यूनिट है, ये पूरी तरह जो फर्स्ट यूनिट है बीएससी फर्स्ट सेकंड ईयर के यूनिट नंबर 3 पेपर 3 यूनिट नंबर 1, उल्टा बोल रहा हूँ। तो ये इस तरह ये बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर 3 यूनिट नंबर 1 थर्मोडायनामिक फर्स्ट फिनिश होता है ना। क्वेश्चन आप करिए, 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिए, करिए, बुक के पीछे का क्वेश्चन देखिए कि क्या कैसे वैरायटी से पूछा जाता है ना। न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करिए, ये मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर लिए काफ़ी है। चलिए नोट करें इसको।